पहला प्रश्न देखते हैं, 2030 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? तो ये होगा 500 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप कि भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है ना? इसमें सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा शामिल है। ठीक है, चलो अगला देख सकते हैं यहाँ पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? क्या बोलोगे आप? तो ये लागू हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद पर्यावरण रक्षा के लिए लागू किया गया था। क्या बोलेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ठीक है, चलिए अगला आपका, चक्रवात युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? 9 जून 2025 का प्रश्न है। भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप यहाँ पास। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था आपका। ठीक है, एक्स साइक्लोन जो कि है ना, और संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी? ये पूछा गया था। क्या बोलोगे आप? ऑपरेशन ट्रिडेंट, हॉनरिंग और हीरोज। तो ये क्या बोलेंगे हम? अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो या फिर हिंदी में बोलेंगे तो नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर जो कि क्या बोलेंगे इसका, बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 4 दिसंबर 2024 को मनाए गए नौसेना दिवस की जो थीम थी, है ना, वो देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना, जो 1971 की जीत को सम्मान देती है। ठीक है, ऑपरेशन ट्रिडेंट, है ना, हॉनरिंग ओवर हीरोज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? बहुत बार पूछता है दोस्तों ये प्रश्न जो कि है। ठीक है, क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो कि राजा कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म की वैश्विक प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई बोलेंगे तो भी क्या हम बोलेंगे? हम राजा कनिष्क बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? ठीक है, तो ये 9 जून 2025 का प्रश्न है, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जो कि नहीं थे। व्याख्या यहाँ पास याद रख सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक चमरपंथी, है ना, विचारधारा से जुड़े थे, याद रखेंगे। अन्य 3 उदारवादी माने जाते हैं। ठीक है, चलो, है ना, अगला देख सकते हैं आप, आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? ठीक है, क्या बोलेंगे आप इसको? 9 जून 2025 का प्रश्न है। 800 रन पूरे किए, 8,000 रन पूरे किए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप कि आईपीएल, क्या बोलोगे? आईपीएल 2025 में विराट कोहली ने 800 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। ठीक है, ये आप याद रखें, जो टी20 लीग इतिहास में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये चीजें आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारतीय रियासतों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स को कब समाप्त किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 जून 2025 को पूछा गया, 1971 में समाप्त किया गया था, याद में रखेंगे। व्याख्या क्या याद रखोगे कि 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से, कौन सा संविधान संशोधन? 26वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से प्रीवी पर्स और रियासतों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आई बात समझ में? चलिए ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेना। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप सच में डेडिकेट होकर आपके एग्जाम के लिए हो, तो ग्रुप डी में हो चाहे 12th लेवल पे हो, आपके लिए काफी हेल्प होगा। ठीक है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयना का पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? बहुत लोग को किया गया, लेकिन स्नेहा एलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि स्नेहा एलेक्जेंडर को पत्रकारिता में सत्य और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए 2025 रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अगला प्रश्न, मजे से पढ़े करो, पहले बता रहा हूँ, डेली 15-20 क्वेश्चन करते हो, मजे से किया करो ताकि वो आपके दिमाग में छपे। ठीक है, अगला है, अगर कोई भारत की नागरिकता समाप्त कर देता है तो क्या होगा? ये पूछा गया है। तो क्या बोलेंगे कि वो क्या होगा? उससे सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे, है ना, उसके अंदर भारत के जो सभी अधिकार है समाप्त हो जाएंगे। अब व्याख्या देख सकते हैं आप कि क्या बोला गया है। व्याख्या में क्या बोला गया है कि भारत की नागरिकता छोड़ने पर व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। वह मतदान, सरकारी नौकरी या संपत्ति के अधिकार नहीं रख सकता है। ठीक है, चलो ये सिंपल है आपके लिए। ठीक है, अगला, न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार किया जाता है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 9 जून 2025 का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में और आपका एग्जाम 2025 में ग्रुप डी होगा, 12th लेवल होगा, तो कितना हेल्प होगा ये आप चीज देख सकते हैं। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा से अगर किसी अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जाता है तो क्या होता है भाई, वह अधिनियम शून्य हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती भाई। ठीक है, असंवैधानिक करार किया जाएगा तो अधिनियम का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो व्याख्या क्या याद रखेंगे यहाँ पास कि जो यदि न्यायिक समीक्षा के तहत यानी कि जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो वो नल या एंड वॉइड यानी कि शून्य और असामान्य अमान्य जो भी है ना, खो जाते हैं। ठीक है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक, इतना आप याद में रखेंगे। अगला प्रश्न है 2024 हॉकी इंडिया का बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार किसने जीता? किसकी बात करें, पुरुष की। तो हरमनप्रीत ने जीता, याद रखेंगे हरमनप्रीत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं व्याख्या दे सकता हूँ आपको, क्या बोलेंगे व्याख्या में कि हरमनप्रीत सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 में बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं बताइए। मैं पहले बोलूँ अभी भी पढ़िए, जब आपका एग्जाम आएगा तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आपके लिए काफी हेल्प करेगा। अगला है पी ब्लॉक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? 9 जून 2025 का प्रश्न है। क्या बोलेंगे, सभी धातु होते हैं, केवल गैस होते हैं, इसमें धातु अधातु और उपधातु भी होते हैं, तो यही सही है। पी ब्लॉक तत्वों में कुछ धातु, कुछ अधातु, कुछ उपधातु भी होते हैं, तो क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हो आप क्या, कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व आते हैं, जैसे धातु, मेटल, अधातु, नॉन मेटल और उपधातु यानी कि मेटोलिट्स, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी आते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। समझ में ये बात, चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई, 2025 में कितने एक्सप्रेसवे लाइन पूरी होगी? कितनी होगी भाई बताइए, 2025 की बात कर रहे हैं तो 18 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या व्याख्या देखेंगे बताइए, कि भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक 18 एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी हो जाएगी, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कतरा आदि शामिल है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किससे संबंधित है बताओ। डेजर्ट का नाम सुनते ही समझ जाना थार मरुस्थल की बात करेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आपके, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित है, थार के मरुस्थल में स्थित है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि अभ्यारण्य पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं कि पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? क्या बोलेंगे आप, पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? बोलेंगे तो कोंकण तट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि कोंकण और मालाबार तट मिलकर भारत का पश्चिमी तट बनाते हैं, जो अरब सागर से लगा होता है। क्या भाई, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बताइए ये। ठीक है, तो इधर उधर मत भटकिए, जितना करा रहा हूँ आपको लिए जीके के पढ़ लेते हो, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारत और भूटान की सीमा भारत से कैसे जुड़ी हुई है बताइए भाई। भारत भूटान देखिए मैप में, देखिए भारत और भूटान की सीमा भारत से कैसे जुड़ी हुई है, सिक्किम और असम से जुड़ी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या बोलेंगे, व्याख्या देख सकते हैं आपकी, जो भूटान की जो सीमा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, चलो ये चीजें आपको कैसे समझ आएगी, जब आप क्या देखोगे, मैप देखोगे, इसलिए मैप को अपने सामने में लगाए रखे। ठीक है, एक पेंटिंग से पूछा गया था भाई कि जो गोंड पेंटिंग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो लोक कला कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या में क्या याद रखोगे कि जो गोंड पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है ना, फोल का आर्ट है। क्या बोलेंगे, फोल का आर्ट है, जो मध्य भारत के गोंड जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि मानसून में बदलाव का मुख्य कारण क्या होता है? 9 जून 2025 का प्रश्न है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इन प्रश्नों को बिल्कुल भी नेगलेक्ट, इग्नोर या फिर कुछ भी उपेक्षा वगैरह जो भी कुछ भी मत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, समुद्री धाराएं। मानसून में बदलाव का कारण समुद्री धाराएं होती है, बहुत महत्वपूर्ण काम करती है समुद्री धाराएं, जो कि है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आपकी, समुद्री तापमान और धाराएं विशेष रूप से हिंद महासागर और एक नीलो ला नीला घटनाएं मानसून में बदलाव का कारण बनती है। ठीक, आर्टकनिक्स ने किस धर्म को अपनाया था? साइड में देख सकते हैं 9 जून 2025 का प्रश्न है। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, कौन सा धर्म को अपनाया था इन्होंने? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आप कि सम्राट कनिष्क कुषाण वंश का एक महान राजा था। ये आप नोट कर सकते हैं कि कुषाण वंश का महान राजा था।
उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ठीक है, क्या बोलोगे? 1986 में। व्याख्या देख सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर को, है ना, 1986 को, 19 नवंबर 1986 को भोपाल गैस त्रासदी, है ना, के बाद लाया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण करना है। ठीक है, चलो अगला है, 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी थी? अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो यही क्वेश्चन था, लेकिन 2030 के अकॉर्डिंग पूछा था। ठीक है, यही क्वेश्चन था, लेकिन क्या बोला मैंने कि 2030 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। ठीक है, तो हमने क्या लगाया था, उसका आंसर पता है आपको? 2030 के अकॉर्डिंग पूछा गया था तो हम लगाए थे 500 गीगावाट। ठीक है, 2030 के अकॉर्डिंग लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब यही प्रश्न जो कि है 2023 का पूछा गया है तो क्या बोलोगे? 170 गीगावाट। ऑप्शन नंबर जो कि डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार 2023 के अंत तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 170 गीगावाट हो गई, जिसमें सौर, पवन, जल विद्युत ऊर्जा शामिल है। तो आप समझ सकते हो कि जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन उससे रिलेट करके सेकंड शिफ्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये प्रश्न आपके ग्रुप डी के लिए और 12th लेवल के लिए काफी हेल्प करेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? 105वें की बात करेंगे तो आरक्षण सूची में राज्य की शक्ति, और ओबीसी से संबंधित याद रखेंगे। व्याख्या देख सकते हैं कि 105वां संविधान संशोधन 2021 राज्य सरकारों को यह अधिकार देता है कि वे अपने स्तर पर ओबीसी की सूची तैयार कर सके, या न्यायिक जो कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या रही 2024 के अनुसार? 2024 में भारतीय नौसेना की जो थीम रही वो रही आपकी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज द हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी? मतलब ऐसी कौन सी मिट्टी है जो अधिक मात्रा में क्या करती है, पानी को क्या बोलना चाहिए, धारण करती है? तो क्या बोलोगे इसको? क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जिसके कण छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए ये सेम क्वेश्चन आपके हिंदी में दिख रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मैंने बताया आपको चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। इसमें व्याख्या मैंने आपको बता दिया है कि चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो कि है सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे और सघन होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या बोलोगे? ये होता है आपके फ्रांस में होता है। ठीक है ना? व्याख्या देख सकते हैं कि फिल्म फेस्टिवल दुनिया का एक प्रमुख फिल्म महोत्सव है, हर साल फ्रांस के कांस शहर में होता है। ठीक है, कौन सा? कैनेस फेस्टिवल। ठीक है, कैनेस फिल्म फेस्टिवल। चलो अगला प्रश्न है, 2023-24 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? है ना, पुअर्टी इंडेक्स की बात करेगा 2023-24 के अनुसार 5.3%। ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्टिकल 31 बी क्या है? आर्टिकल 31 बी क्या है पता होना चाहिए आप सभी को कि क्या है, बताइए। इसमें क्या कहा गया है कि संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये 9वीं अनुसूची से, ऑप्शन में यही है तो यही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं कि जो अनुच्छेद 31 बी है वो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है, जो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाता है, विशेष रूप से भूमि सुधार और समाजवादी कानूनों को। ठीक है, इतना व्याख्या करने का मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि आप जो भी चीजें पढ़े एक बार में आपको याद हो जाए। ठीक है, फिर आप चाहे ग्रुप डी की एग्जाम दो चाहे 12th की एग्जाम तो आपके लिए इजी हो जाए। अगला प्रश्न है, 1219 से 1301 के दौरान मंगोलों के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? 9 जून 2025 का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा।
व्याख्या मैं बता देता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 से 1301 के दौरान मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और सुरक्षा के लिए मजबूत किलेबंदी करवाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? तो म्यांमार याद रखेंगे, है ना। ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया म्यांमार देश के लिए, वहां के जो देशवासी है उसको भूकंप से प्रभावित, जो कि उसको बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों की मदद से की राहत के लिए सामग्री, चिकित्सा सहायता और बचाव दल भेजे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 9 जून 2025 में पूछा गया प्रश्न है। याद में रखेंगे ओडिशा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि 2025 के नीति आयोग के प्रथम फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में ओडिशा को राजकोषीय अनुशासन, कर संग्रहण और व्यय नियंत्रण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान मिला। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, चक्रवात युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था, किन दो देशों के द्वारा अभ्यास किया गया था? बताइए, 9 जून 2025 का प्रश्न है। याद में रखेंगे भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा। प्रश्न है, पोषण अभियान को कौन इनमें से फंड दे रहा है? तो पोषण अभियान जो कि ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजित किया जाता है? ये कई बार पूछा गया है दोस्तों आपके शिफ्ट में, पता है। तो ये होगा आपका जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा। व्याख्या बता देता हूँ आपको कि 15 नवंबर 2024 को बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन 2019, यानी कि कुल प्रजनन दर 2019 में कितनी थी? बताइए भाई। तो ये आपका 2.0 ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी जो कि ये सही हो जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर है ना 2.0 थी, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। ठीक है, तो ये आप याद में रखेंगे। अगला देख सकते हैं यहाँ पास कि व्हेन अ न्यू टेरिटरी जॉइन ए कंट्री वो डिटरमाइंस इट्स सिटीजनशिप। मतलब क्या ये बोल रहा है कि जब कोई नया क्षेत्र किसी ऐसे देश से जुड़ता है जो उसकी नागरिकता निर्धारित करता है, तो वो कौन करेगा भाई? सांसद करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए थे, देख लीजिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। जब कोई नया क्षेत्र भारत से जुड़ता है तो संसद ही तय करता है कि नागरिकता किसे मिलेगी। ठीक है, नागरिकता किसे देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों की थीम्स ऑफ एक्सपो 2025 इन ओसाका जापान में, है ना। यानी कि ओसाका जापान में एक्सपो की 2025 में थीम क्या रही? देखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, जापान की चीजें हमें पूछ लिया है। बताइए क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी जो कि सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, रीजनिंग फ्यूचर सोसाइटी फॉर आवर लिस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याहा सिहनरिदी के किसे पैगंबर मोहम्मद का वंशज बनाया? है ना, तो क्या होगा भैया? गयासुद्दीन तुगलक को, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो कि ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि यहाँ सिर रिंदी ने पुस्तक तारिख ए मुबारक शाही में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया। ठीक है, तो ये कई जगह अलग अलग भी देखने को मिलता है, तो इस चीज़ें को आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये पूछा गया था कि जो अंडमान की जो जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारती है करके, तो चड्ढा। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला
हाल ही में किस बैंक ने 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो ये भाई आरबीआई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आरबीआई एम्प्लॉय एसोसिएशन की 90वीं वार्षिक वर्षगांठ पर उन्हें संबोधित किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, चुहार विद्रोह कब हुआ? तो ये कब हुआ पता है आपको? तो ये 1766 और 1834 के बीच हुआ, ठीक है। यहाँ पास व्याख्या आप देख सकते हैं कि चुहार विद्रोह, जिसे चुआर विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ धालभूम, मिदनापुर, बिशरापुर और मानभूम के जंगल महल बस्तियों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के आदिवासी निवासियों द्वारा 1786 से 1834 के बीच किसान आंदोलन की एक श्रृंखला थी। भाई देखिए, इतना डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। अब बताओ, आज की जनरेशन का इंसान उतने पहले की चीजें पढ़ेगा है ना। तो इसलिए जहां से इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है उसको रट लो, सीधी बात है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? ये समझ आती है कि 572 द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन आपका, जब लड़के भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां कौन सा नृत्य करती है? तो गिद्धा करते हैं भाई, पंजाब की है, पता है आपको, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो कि है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पास, व्याख्या क्योंकि है मेन होते हैं आपके लिए, है ना। देखिए, व्याख्या क्या है कि पंजाब में जहाँ लड़के भांगड़ा नृत्य करते हैं वही लड़की क्या करती है? पारंपरिक गिद्धा नृत्य करती है, जो कि पंजाब का नृत्य है, ठीक है। भांगड़ा और गिद्धा दोनों ही क्या है? पंजाब का नृत्य है। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि सुनीता विलियम कुल कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही? तो क्या बोलोगे इसको? 322 दिन तक, ऑप्शन नंबर जो कि है सी जो कि है सही हो, ऑप्शन नंबर बी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। सुनीता विलियम ने अपने 2 अंतरिक्ष मिशनों को मिलाकर कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए, है ना। लगभग एक साल के आसपास समझ सकते हो। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर कई रिकॉर्ड बनाए, जिनमें एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक और सबसे अधिक स्पेस वॉक का कुल समय शामिल है, 322 दिन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि हाल ही में किस देश को ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया? ये चीजें पूछा गया था, है ना। तो नाइजर है, ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें याद करने की है, बता रहा हूँ मैं आपको। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या है? म्यांमार है, ऑप्शन नंबर जो कि है बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है। म्यांमार जो कि है, व्याख्या मैं आपको बता देता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी सिरे पर स्थित है। इसके पूर्व में म्यांमार देश की सीमा लगती है, चीन उत्तर में है, भूटान पश्चिम में है और बांग्लादेश दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है आपका, CCPI 2025 में सर्वोच्च स्थान कौन सा देश ने प्राप्त किया? ठीक है, क्या बोलोगे? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो कि क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर संशोधन नहीं करता? तो 42वां करता है, 97 करता है ना, और जो कि 48वां है वो नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं आपको एकदम तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसने DPSP में मुख्य महत्वपूर्ण बदलाव के, जैसे अनुच्छेद 39A, है ना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, है ना, अनुच्छेद 43A, ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा को जोड़ा, है ना। वहीं पे जो 57वां संविधान संशोधन 2011, इसने सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को DPSP में जोड़ा, विशेष रूप से अनुच्छेद 43B सहकारी समिति का प्रचार। वहीं पे जो 48वां है ना, ये क्या है? 1984 यह संशोधन मुख्य रूप से पंजाब में आपातकाल से संबंधित था, तो यही आपका नहीं है ना, और राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के लिए लाया गया था। इसका DPSP से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलो,
अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या होता है, पूछा गया था। ठीक है, क्या बोलो कि ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यही होता है। ऑप्शन नंबर जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नॉन स्टॉप प्रश्न करेंगे भाई। 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए जो कि है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, जिससे अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई। ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली को 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया और मराठी, गुजराती और पंजाबी मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। टोटल अभी कितनी है, 22 है। ठीक है, टोटल अभी कितनी भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया था कि आल्ट प्लस टैब का उपयोग किस लिए करते हैं करके। ठीक है, तो ये होगा आपका, क्या करेंगे बताइए, एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए। चीज़ें मैं पहले भी करा दूंगा आपको, है ना, पहले भी करा चुका हूँ। इस चीज़ें को याद रखेंगे कि एक विंडो से क्या बोलेंगे, दूसरे विंडो को स्विच करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि है सही हो जाएगा, है ना। आपके पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछा गया है आपके, याद रखेंगे, है ना। क्या बोलोगे आप यहाँ पास, क्या बोला गया कि वो वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दलित पूछा गया है ना, दलित उप प्रधानमंत्री बोला गया, तो क्या बोलोगे, बाबू जगजीवन राम। ठीक है, क्या बोलोगे, बाबू जगजीवन राम। यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बाबू जगजीवन राम जो कि भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1977 से 1979 तक इस पद पर कार्य किया, 1977 से 1979 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ आइए आपको। चलिए अगला है, नुआखाई त्योहार कब शुरू होता है, ये पूछा गया है। नुआखाई त्योहार जो कि ओडिशा का है, पता है आपको कि नहीं पता आपको? ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो क्या बोलोगे आप, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद इसको किया जाता है। मैं आपको देता हूँ एक्सप्लेनेशन कि नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यह मुख्य रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मनाया जाना एक कृषि उत्सव है, याद में रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था, बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया करके। तो इसमें नाम में ही आपका आंसर छुपा है कि बाबर द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। फटाफट करेंगे, आपका समय नहीं लूंगा मैं आपका, है ना। 10 मिनट में आपको अच्छे से 30 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि बाबरनामा पुस्तक बाबर द्वारा लिखी गई है या बाबर की आत्मकथा है जो उसने स्वयं तुर्की भाषा में लिखी। ये भाषा आप याद में रखेंगे कि बाबरनामा जो की है वो तुर्की भाषा में लिखी गई। समझ में ही बात। चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ पास कितना डायमेंशन ऑफ स्पीड, मतलब गति का विमीय सूत्र पूछा गया। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं आप ऑप्शन में यहाँ पास कि एल टी वाला जो कि है ना, ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। यहाँ पास मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि गति का विमीय सूत्र जो कि यहाँ पास ये देख सकते हैं, जहाँ एल लंबाई लेंथ को समय करता है और समय जो कि टाइम को दर्शाता है, गति बराबर दूरी बटे समय। समझ में ही बात। चलिए तभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए, तो मैं चाहूंगा कि बिना किसी लापरवाही के आप इस चीज़ों को देखिए। डेली के 10 मिनट देखने से अगर आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो भी इसको देखना, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, सबको पता होना चाहिए। राजस्थान में स्थित है, नाम से पता चल जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना। ये किस लिए प्रसिद्ध है पता है आपको, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, यह अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ भाई क्या है आपका कुचिपुड़ी जो की है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सॉरी ना। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कहाँ का पता है आपको, ये आंध्र प्रदेश का, याद में रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बताइए, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अनुच्छेद 72 में क्या है, व्हाट इज इन आर्टिकल 72, क्या बोलोगे आप? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यहाँ पास है ना, 72वें किसमें आर्टिकल में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। यह राष्ट्रपति को कुछ मामलों में दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने, समझ रहे ना, किसी को सजा की माफ करने के लिए चीजें क्या की जाती है आर्टिकल 72 72 में, है, निलंबित करने या कम करने की शक्ति प्रदान होती है किसको, राष्ट्रपति को। ठीक है, सजा को कम करने, उसको कम करने या फिर उसको पूरी तरह से खारिज करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। उसका अनुच्छेद बोलेंगे तो 72। समझ में ही बात। चलिए एक कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन था कि एमएस पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ टैब की इन एमएस पावर पॉइंट। तो वही इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका टेक्स्ट को इंडेंट करने के, है ना, बूटलैंड करने के लिए, नंबर वाली सूचियों की इस तरह बदलने के लिए। नंबर जो सूची होती है आपने एक देखा होगा, कभी किया होगा, तो ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको कि एमएस पावर पॉइंट में टैब की का प्रयोग मुख्य रूप से टेक्स्ट को इंडेक्स, है ना, इंडेंट या फिर
बुलेटिन नंबर वाली सूचियों को इस तरह बदलने के लिए किया जाता है, यहाँ पर याद में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है नगरों में। यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है, एक सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप। नगरों में नगर की सफाई करना, पानी की व्यवस्था करना, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना, सड़क बनाने तथा उसकी मरम्मत करना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंधन करना किसका कार्य होता है, ये पूछा गया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या बोलोगे आप, किसका होगा? शहरों में बोल रहे तो नगर निगम या फिर नगर पालिका का होगा। आ रही है बात समझ में? तो नगरों में ये सभी कार्य का जो कि नगर निगम या फिर नगर पालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो शहरी स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। चलिए, एक है आपका जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है, बताइए। यहाँ पास ऑप्शन भी था कि दीवानी न्यायालय या फिर फौजीदार या फिर राजस्व न्यायालय। तो ये मैं पूरा आपको ऑप्शन से करा रहा हूँ, इसका मतलब समझ सकते हो कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पास क्या बोलोगे कि जो दीवानी न्यायालय है और राजस्व है ये दोनों देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों देखते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं कि जमीन संपत्ति से जुड़े मामले मुख्य रूप से दीवानी न्यायालय जो कि सिविल कोर्ट है और राजस्व न्यायालय जो कि रिवेन्यू कोर्ट है, दोनों देखे सकते हैं ना। दीवानी न्यायालय संपत्ति के स्वामित्व, विभाजन, विरासत आदि से संबंधित मामलों को देखता है, जबकि राजस्व न्यायालय राजस्व, भूमि अभिलेख और भूमि विवादों से संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है, ये चीजें मैं को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको पता रहे, ताकि आपके एग्जाम में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आए तो आपको बना सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता? तटीय सीमा की बात करेंगे, क्या बोलोगे आप? विच स्टेट डज नॉट फॉर्म ए कोस्टल बॉर्डर? क्या बोलोगे आप? राजस्थान। राजस्थान एक भूमि से घिरा हुआ राज्य है और इसकी कोई तटीय सीमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके आई स्टेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये सभी के तटीय सीमा इसके आई स्पाइस है। ठीक है, लेकिन जो राजस्थान है वो नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया? बताओ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के पूछा जाता है। तो बोलेंगे 2017। क्या बोलेंगे? 2017 में रेल बजट को आम बजट में 2017 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आप देख सकते हैं यहाँ पास कि गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? बताओ भाई, गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो क्या बोलोगे हम इसको? ग्रामिक। ग्रामिक ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही होगा। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पास। ठीक है ना, चलिए अगला, भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है? बताओ भाई। तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? 1921 से 1951, ऑप्शन नंबर बी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में 1921-51 की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम या फिर स्थिर रही। तो स्थिर की बात करेगा तो 21 से 51 की ओर हम चलेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला देख सकते हैं यहाँ। अगला प्रश्न क्या है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल यानी EMRS, ठीक है, EMRS स्कूल की क्या बोला गया कि स्थापना जो कि शुरुआत है वो किस वर्ष हुई, ये पूछा गया है ना। क्या बोलोगे आप? तो इसको 1997 से 1998 लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है आपको, चलिए अगला बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पास कितना हिंट दे दिया देखो आपको, की यात्रा की? 17 साल बोलेंगे तो क्या बोलोगे? नाइजीरिया की। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, स्वयं सिद्ध मिशन एक्सियोम 4 पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम तो हुआ नहीं था, एग्जाम हुआ, लेकिन अभी ये हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए कौन है, बताइए। क्या बोलोगे आप इसको? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, शुभांशु शुक्ला भाई, इन्होंने अभी अभी गए एग्जाम पे। ठीक है, हम लोगों ने अभी यहाँ पास ये क्वेश्चन पहले पूछा गया लेकिन आपके एग्जाम में, ठीक याद रखेंगे। तो यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि स्वयं सिद्ध मिशन एक्सियोम 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये कितनी रही, ये पूछा गया है। क्या बोलोगे आप इसको? 2024 के अकॉर्डिंग बताना है दोस्तों, तो क्या बोलोगे आप? 25.799। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों
के प्रशासन को संबोधित करती है। क्या करती है? संबोधित करती है। और इसमें आदिवासी अदालत के गठन से संबंधित प्रावधान है, तो क्या बोलोगे? छठी अनुसूची। अनुसूची बात करेगा, आदिवासी क्षेत्रों की बात करेगा, प्रशासन को संबोधित करती है बोलेगा, तो छठी अनुसूची लगाएंगे। समझ में आई बात?